गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल नायक मोहरे देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मांकिलोस की माप की विधियाँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो मांकिलोस की माप की विधियाँ थी उनमें हमने दो जो विधियाँ थी उनके बारे में डिस्कस किया था। पहला था उसमें मार्शल की कुल व्यय विधि और फ्लक्स की प्रतिशत विधि। तो इन दो विधियों को हमने लास्ट वीडियो में देखा समझा। आज जो बाकी जो इसकी जो विधियाँ बची हुई मांकिलोस की माप की उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है आर्कलॉज। मांकिलोस की तीसरी विधि है ये। इस विधि के अनुसार जब मांग वक्र पर इस विधि के अनुसार जब मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच जब मांग की लोच ज्ञात की जाती है तो उसको हम आर्कलॉज के नाम से समझते हैं, आर्कलॉज के नाम से हम जानते हैं। तो हम एक डायग्राम के द्वारा ऐसे समझते हैं कि किस तरीके से कौन से बिंदुओं के बीच में ये आर्कलॉज है जो बताई जाती है, समझी जाती है। तो देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें OX Y खींचना है, नीचे की साइड में लिखेंगे मांग मात्रा, इधर लिखेंगे कीमत। हमें एक मांग वक्र बनाना है, BD मांग वक्र है। इसके दो बिंदु बनाते हैं A और B। A को दोनों साइड मिलाते हैं। ये बताता है OP कीमत पर OQ मात्रा को, और B बताता है OQ1 क्वांटिटी पे OQ1 कीमत। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दोनों बिंदुओं पे अलग अलग कीमतें हैं और अलग अलग क्वांटिटी है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन से बिंदुओं के बीच जो आर्कलॉज है वो, ठीक है, इसे चापलॉज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम चापलॉज है। तो ये जो A और B हमारे जो दो बिंदु है इनके बीच में मान की लोच ज्ञात करें। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो मान की लोच है उसको हम आर्कलॉज के नाम से जानते हैं। तो जो परिवर्तन आपको इधर दिखाई दे रहा है ये, और जो परिवर्तन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो ये जो इतना सपोज करिए पहले OP कीमत पर OQ मात्रा थी, अब क्या है कीमत कम कर दी हमने, OP1 कर दी है, तो क्वांटिटी बढ़ गई, OQ1 हो गई। तो इतना कम किया तो ये इतना बढ़ा है, ठीक है। ये मान की लोच की चापलोच है, ठीक है। तो A और दो जो बिंदु हमारे सामने A और B बिंदु है इनके बीच में जो चापलोच है वो इस तरीके से एक फॉर्मूला लगाते हैं, उसके द्वारा आप समझ पाएंगे इसको। नॉर्मली क्या है, फॉर्मूले के द्वारा इसको बताया जाता है। चापलोच का फॉर्मूला है, इसका होता है x1 माइनस x2 अपॉन x1 प्लस x2 और p1 माइनस p2 अपॉन p1 प्लस p2। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाता है। बाकी समझने के लिए हम इसे डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं कि A और B जो दो बिंदु हैं इनके बीच में चापलोच क्या है, इनमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। इसमें कमी से इधर ये इतना बड़ा है, तो इसका अंतर है वो चापलोच के द्वारा हम देखते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला देख रहे हो आप, ये चापलोच का है। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मां की लोच की क्या कंडीशन है। मां की लोच की भी कंडीशन है, तीन प्रकार से आप समझ सकते हो इसको, E ग्रेटर देन 1, E इक्वल 1 और E लेस देन 1, ठीक है। इसके अलावा दो और भी उसकी कंडीशन होती है, परफेक्ट इन इलास्टिक एंड परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है, पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। लेकिन व्यवहार में जो हम देखते हैं वो तीन ही है, इकाई से कम, इकाई से अधिक और इकाई के बराबर। तो इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके द्वारा हम इसे देखते हैं किस तरीके से हल करते हैं चापलोच। मैं लिखता हूं यहाँ प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए होने पर उसकी क्वांटिटी है वो 20 इकाइयां हैं। किसी वस्तु की कीमत
5 रुपए होने पर उसकी जो मांग मात्रा वो 20 इकाइयों में होती है, लेकिन कीमत बढ़कर 10 होने पर उसकी मांग मात्रा में कमी आती है। इसको हम 10 इकाइयां कर देते हैं, क्योंकि नियम है कि जैसे कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी, तो नियम के अनुसार हमने जैसे कीमत बढ़े मांग को घटा दिया। अब हमें इसमें देखना है कि क्या ये इकाई से अधिक है या इकाई से कम है या इकाई के बराबर है, तो ये हम इस फॉर्मूले के द्वारा देखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं और पता लगाएंगे कि मांग की लोच की क्या कंडीशन है, इकाई से कम है, ज्यादा है या बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं उस फॉर्मूले के द्वारा। जब एग्जाम में ये इस तरीके से आपको उसके बारे में पूछा जाता है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन ही आते हैं नंबरिकल, ये डायग्राम वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी पूछे तो आप बता सकते हो इस तरीके से, फिर भी नॉर्मली यही पूछा जाएगा आपसे। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ये x12 क्या है, p12 ये क्या है, तो देखिए ये है p1, पहले की मात्रा होती है उसको 1 कहते हैं, बाद वाले को 2 कहते हैं। इसी प्रकार से q है, इसको x नाम दिया मैंने, ये क्वांटिटी है, ये x1 है और ये x2 है। तो इस तरीके पहले वाले को 1, बाद वाले को 2। तो अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले है x1 माइनस x2, 1 माइनस 2, यानी 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10। अब नीचे हम देखेंगे 5 माइनस 10 यानी 1 माइनस 2 है, तो 5 माइनस 10 और 5 प्लस 10। इस तरीके से थोड़ा सा इसको और आगे हल करें तो क्या होगा, 20 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 10 और नीचे बचेंगे 30, फिर नीचे आ जाएगा माइनस का 5 और नीचे आ जाएंगे 15। मान के लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। यदि आपके प्लस में आंसर आ रहे हैं तो ये समझ लें कि आपका जो सवाल है वो गलत है, तो इसलिए मान की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है, माइनस में आंसर आएगी। इसको हम थोड़ा सा पलट के लिख सकते हैं, क्योंकि बट्टे में बट्टा होता है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 10 अपॉन 30 इंटू 15 अपॉन माइनस 5। तो इसे इस तरीके से और हम छोटा करें तो 3 और माइनस का 1 आ जाएगा, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया माइनस 3, इस तरीके से -1। तो मान की लोच e बराबर 1 है, तो हम इसमें आंसर कह रहे हैं मान की लोच इकाई के बराबर है। ठीक है, तो जितना इसमें वृद्धि हुई है उतना इसमें, यानी जस्ट डबल बढ़ा तो जस्ट डबल जो हाफ है जो उसका कम हो गया है, तो मान की लोच यहाँ इकाई के बराबर है। तो इसका आंसर यही है, मान की लोच इकाई के बराबर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आर्क लोच में किस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। ये थी 3rd नंबर पे मान की लोच की विधियां का जो पार्ट है ये। अब हम बात करते हैं बिंदु लोच। मान की बिंदु लोच विधि, इस विधि में क्या होता है कि कुछ बिंदुओं के आधार पर हम मान की लोच को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, उसमें फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। इसको हम क्रॉस डिमांड भी कहते हैं। तो वो फॉर्मूला है बिंदु लोच का, बिंदु से नीचे का भाग और बिंदु से ऊपर का भाग। ये फॉर्मूला लगाते हैं तो मान की लोच को ज्ञात करते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा इसमें कितने प्रकार की मान की लोच देखी जा सकती है वो मैं आपको दिखाता हूं। वो एक सवाल खींचना है, सबसे पहले OX और OY में खींचना होता है। उसके बाद में अब हमें एक लाइन खींचते हैं सीधी। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं AB।
हमने एक लाइन खींची, इसका नाम दिया हमने AB। अब इस लाइन पे हम बिंदु बनाएंगे और उन बिंदुओं पे लोच ज्ञात करेंगे। तो मान की लोच की हमने जो श्रेणी देखी सीरीज की, वो 5 प्रकार की होती है, इकाई से कम, अधिक और बराबर, और पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। तो वो इसमें 5 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इस फॉर्मूले के द्वारा। तो मैं इस लाइन के पहले 2 भाग कर देता हूँ। पहले AB एक लाइन थी, इसके 2 पार्ट कर दिए, इसका नाम था हमने C। अब AC और BC 2 पार्ट हो गए इस लाइन के, मैं इनके 2 पार्ट और कर देता हूँ दोनों के। तो AC का मैंने लिख दिया है E, और CB का मैंने यहाँ इसका पार्ट कर दिया है F। तो हमारे पास अब पहले एक लाइन थी, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में 4 लाइनें हैं, AE, EC, CF और FB। तो इस तरीके से ये हमारे पास इस लाइन के 4 टुकड़े हो गए और 5 हमारे पास बिंदु हो गए। 5 बिंदु पे हम किस तरीके से लोच ज्ञात करते हैं आप देखोगे। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप देखोगे बिंदु से नीचे का भाग। सबसे पहले मैं इस पे चलता हूँ, ठीक है, C पॉइंट पे। C पॉइंट से नीचे आप बिंदु नीचे भाग देखोगे 2 है, CF और FE, एक और एक 2 भाग हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे C बिंदु पे नीचे के 2 भाग और ऊपर के भी 2 भाग है। तो 5 की लोच आ गई 1, तो E बराबर 1। तो यहाँ E बराबर 1, 5 की लोच बराबर। E बिंदु पे चलते हैं, E लिखता हूँ मैं यहाँ। E बिंदु पे आप क्या देख रहे हो कि बिंदु से नीचे के भाग है 1, 2 और 3, ठीक है। EC, CF और FB, नीचे का भाग 3 और ऊपर का भाग हो गया 1, AE जो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 3 आ गया, तो मान की लोच E बटा n, यानी मान की लोच कैसे अधिक है, यानी मान की लोच 1 से ज्यादा है यहाँ। अब हम बात करते हैं यहाँ F बिंदु पे। F बिंदु से नीचे के भाग को है 1 और ऊपर के भाग है 1, 2 और 3। 3 का एक भाग है तो 0.33 आएगा, तो ये E लेस देन 1, मान की लोच कैसे कम, यानी 1 से कम है। तो इस तरीके से यहाँ आंसर आ जाएगा E लेस देन 1। अब A और B बिंदुओं पे मान की लोच और ज्ञात करते हैं। A पे, A के नीचे के बाद 1, 2, 3, 4 और ऊपर के भाग कुछ नहीं है, 0 है। 0 का हम 4 में भाग लगाएंगे तो अनंत बार जाएगा, इसलिए E बराबर यहाँ अनंत, ये सिंबल आ जाएगा इसका। तो यहाँ E बराबर अनंत का एक सिंबल आता है, 8 है, उल्टी साइड में होता है, 8 सा लगता है ये देखने में। B बिंदु पे नीचे के भाग है 0, कुछ नहीं, ऊपर के भाग है 1, 2, 3, 4, तो इस तरीके से 0 ही आएगा इसका। तो यहाँ E बराबर 0, तो B पे आएगी E बराबर 0। तो इस तरीके से हमने सभी बिंदुओं पे देखा कि मान की लोच इस तरीके से ज्ञात करी जा सकती है। अब इसमें क्या क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको जिससे आप समझोगे किस तरीके से पूछ सकते हैं। कि एक व्यक्ति है, वो एक जगह पे खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, मैं उसको नाम देता हूँ A। अब उससे आगे, ठीक है, 3 किलोमीटर दूरी पर, ऊपर की ओर, ठीक है, 3 किलोमीटर दूरी पर एक कार चल रही है, ठीक है, और उसके पीछे की साइड में 5 किलोमीटर पर एक कार और चल रही है। अब जहां वो व्यक्ति खड़ा है उस बिंदु पर जो मान की लोच है वो ज्ञात कीजिए आप, ठीक है, इस विधि के द्वारा मान की लोच के। तो आप देख सकते हो कि बिंदु से आप, जैसे वो व्यक्ति यहाँ खड़ा था बिंदु पे, तो नीचे के भाग कितने, ऊपर के भाग कितने, तो आराम से लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो लोच का फॉर्मूला वही है, बिंदु से नीचे के भाग, नीचे का भाग हो गया 5, नीचे और पीछे दोनों एक ही चीज होगी, आगे और ऊपर दोनों एक चीज होगी। नीचे के भाग हो गया 5 और ऊपर के भाग हो गए 3। तो इस तरीके से एक पॉइंट ये आएगा 6 के आसपास। तो ये 1.6 इकाई से भी होता है, E ग्रेटर देन 1। तो मान की लोच के आंसर ये होगा कि मान की लोच यहाँ इकाई से अधिक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से कोई और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक व्यक्ति एक पेड़ पे चढ़ा हुआ है,
एक व्यक्ति एक पेड़ पे, ये मान लीजिए एक पेड़ है, यहाँ वो व्यक्ति है, ठीक है, ए बिंदु पे, उसके 3 मीटर ऊपर, के 3 मीटर ऊपर की ओर एक फल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है, और उसके जहां वो खड़ा है, पेड़ पे चढ़ा हुआ था, जिस बिंदु पे है वो, उससे ठीक 2 मीटर नीचे, से 2 मीटर नीचे एक फल और लगा हुआ है, ठीक है, ये 2 मीटर है। तो इस तरीके से जहां वो व्यक्ति पेड़ पे है उस बिंदु की लॉस ज्ञात कीजिए। तो बिंदु से नीचे का भाग कितना हो गया और ऊपर का भाग कितना हो गया, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो हम देखेंगे कि नीचे 2 मीटर पे वो फल है और ऊपर 3 मीटर पे, तो नीचे का भाग 2 हो गया और ऊपर का भाग हो गया 3, तो यहाँ 0.67 मान की लॉस आ जाएगी ई लेस देन। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और दूरी से संबंधित होते हैं। बाकी आप इसमें ये देखोगे कि आगे या पीछे कितना है, ऊपर और आगे की ओर कितना है। तो कहने का मतलब है आगे और पीछे के आधार पे ही इसमें जो मान की लॉस को हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जो 2 मेथड है। तो इस तरीके से ये मान के लॉस की माप की जो विधियां हैं वो समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, दूसरे टॉपिक पे। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।